जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की, क्या रविशंकर प्रसाद मुंबई बम धमाकों में रिहा किए गए उन 12 लोगों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे जिन्हें 19 साल की जेल के बाद सबूतों के अभाव में बरी किया गया? मुंबई बम धमाके को छोड़ दीजिए, 1 अगस्त को कर्नाटका की एक अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी पाया। ये जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार थे और इनके लिए वोट मांगने प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे। क्या वे इसके लिए माफी मांगेंगे? जो सत्ता में हैं वो क्यों नहीं माफी मांगकर गलती स्वीकार कर मिसाल पेश करते हैं? प्रज्वल रेवन्ना पर 2000 अश्लील वीडियो बनाने के कथित रूप से आरोप हैं। एक बलात्कारी के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने जाते हैं। क्या तब और क्या अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उनसे माफी मांगने के लिए कहेगी? पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा इस पर। प्रज्वल रेवन्ना फरार भी हो गया था। यह इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। संदेह बहुत गहरे हैं मगर कोई सबूत नहीं, प्रमाण नहीं होने के कारण कोर्ट के सामने मालेगांव बम धमाकों के आरोपियों को बरी करना ही था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि संदेह बहुत गहरे हैं। अब आप हिंदू अखबार देखिए, उसकी हेडलाइन देखिए, बेहद साधारण हेडलाइन है। मालेगांव ब्लास्ट, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को रिहा कर दिया। हिंदू ने भी उसी फैसले की रिपोर्ट लिखी है, मगर आरोपियों के खिलाफ संदेह गहरा है यह बात हेडलाइन में नहीं झलकती। इसी के साथ अब आप हिंदी के 2 बड़े अखबारों का पहला पन्ना देखिए। भास्कर और अमर उजाला की हेडलाइन अलग ही भाषा बोल रही है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, शंका के आधार पर नहीं सुना सकते सजा, और 17 साल बाद फैसला, साध्वी, कर्नल पुरोहित सहित 7 आरोपी बरी, प्रज्ञा बोली भगवा की जीत। तो आपके सामने भारत के 4 अखबार हैं, एक फैसला है, 3 अखबार की भाषा एकदम अलग है और इंडियन एक्सप्रेस की भाषा अलग। एक्सप्रेस एनआईए जज की उस बात को उभारता है कि संदेह बहुत गहरे हैं मगर सबूत नहीं, और हिंदी के 2 बड़े अखबार भगवा की जीत और आतंकवाद के धर्म की बात करते हैं। यह किसकी राजनीति के हिसाब से किया जाता होगा आपको बताने की जरूरत नहीं। हिंदू अखबार ने हेडलाइन इस तरह से लिखी जैसे अब सब जनता की किस्मत पर छोड़ दिया जाए। कि आपने कभी एक ही खबर को 4 अखबारों में मिलाकर देखा है? कौन क्या कह रहा है कभी देखिएगा। 31 जुलाई को फैसला आया। फैसले की कॉपी तुरंत नहीं मिलती है तो मौखिक टिप्पणियों के आधार पर रिपोर्टिंग हुई। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी की यह मौखिक टिप्पणी थी कि 2008 के मालेगांव धमाके में इनका हाथ होने का संदेह बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन महज ठोस संदेह ही सजा के लिए काफी नहीं होते। जज लाहौटी ने कहा कि इतना तो स्थापित हो जाता है कि संदेह काफी गंभीर है, लेकिन सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं, इसलिए अदालत संदेह का लाभ देती है। विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी एनआईए इनके दोष को साबित करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध कराने में असफल रहा। क्या इन टिप्पणियों के बाद कोई भी इंसाफ पसंद, व्यवस्था पसंद या नहीं सोचेगा कि हमारी जांच एजेंसियां काम कैसे करती हैं, किसके इशारे पर काम करती हैं और कब बदल जाती हैं? 17 साल में भी सबूत नहीं जुटा पाई। मीडिया उन संदर्भों की याद नहीं दिलाता जिसे आप एनआईए की जांच को ठीक से देख और समझ सकें। इसी केस में सरकार की तरफ से वकील रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस केस में धीमा चले। यह खबर तब इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। 2015 का साल था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल पहले बन गई थी। इस मामले में सालियान ने एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें एनआईए के अधिकारी सुहास वार्के का नाम दिया, जिन्होंने रोहिणी को धीमे चलने के लिए कहा था। 2016 में एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने कहा रोहिणी को इस मामले से हटा दिया गया है क्योंकि उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। 2019 में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से लोकसभा का टिकट दे दिया, चुनाव जीत गई। अगर खबरों में इसकी भी याद दिलाई जाती तो आप भारत की जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके और इनकी जांच को लेकर की जाने वाली राजनीति को बेहतर समझ सकते थे। जब यह फैसला आया तो इंडियन एक्सप्रेस की सुनंदा मेहता ने रोहिणी सालियान से बात की। उन्होंने कहा कि जो होना था
पता ही था। अगर आप सही सबूत नहीं रखेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं? जब कोर्ट में अंतिम रूप से सबूत पेश किए गए तब मैं वकील नहीं थी, मैं तो 2017 में ही हटा दी गई। उसके पहले मैंने कई सबूत पेश किए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। वो सारे सबूत कहां गए? रोहिणी सालियान ने कहा कि अगर आप पहले के सबूतों की जगह कुछ और सबूत दे देंगे तो कुछ भी फैसला आ सकता है। वो सारे सबूत कहां गए जिसे रोहिणी सान्याल ने पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था? इन प्रश्नों को मीडिया ने क्यों छोड़ दिया? हिंदी के जिन अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन छापी है, क्या उन्हें यह भी याद नहीं कराना था कि 2015 में एनआईए की वकील ने दबाव की बात कही थी, 2017 में हटाया गया, 2019 में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया। क्या मालेगांव धमाके के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए रविशंकर प्रसाद आपको ये सब बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। बीजेपी, राजनीति और गोदी मीडिया में कौन पटरी है कौन रेलगाड़ी, कई बार अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इतना एक तरफा छपता है जिसकी कोई हद नहीं। मीडिया ने तो आपको यह भी याद नहीं दिलाया होगा कि 2016 में एनआईए ने मालेगांव धमाके के 7 आरोपियों के खिलाफ मकोका के आरोपों को हटाने के लिए कहा। उस समय ही एनआईए चाहती थी आरोप हटा दिए जाएं और इनके खिलाफ मामला खत्म हो जाए। कोर्ट ने मकोका तो हटा दिया, लेकिन साध्वी प्रज्ञा से लेकर बाकी 6 आरोपियों के दोष मुक्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन्हें आरोपों का सामना करना होगा। अप्रैल 2025 तक इसकी सुनवाई चली है। 323 गवाहों की जांच हुई, जिनमें से 34 गवाह पलट गए। पलट जाने वालों में से कई गवाह काफी अहम थे, जिनसे साजिश के लिए होने वाली बैठक की पुष्टि की जानी थी। 30 गवाहों की सुनवाई के दौरान मृत्यु भी हो गई। यही एनआईए की विशेष अदालत है जहां विशेष न्यायाधीश AK लाहोटी ने फैसला सुनाया। यह फैसला 1000 पन्नों का बताया जा रहा है। एनआईए की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल थे। साध्वी प्रज्ञा, सेना के इंटेलिजेंस के अफसर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी आरोपी थे, जिन्हें एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हम फिर से बता दें, 2008 में धमाके के 4 महीने बाद ही एटीएस ने चार्जशीट फाइल कर दी। 2011 में यह केस एनआईए को सौंप दिया गया। 2016 में एनआईए ने एक पूरक चार्जशीट दायर की। इसी में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं। तब स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इन पर लगे आरोप बने रहेंगे और सुनवाई होगी। 1 साल बाद प्रज्ञा को बेल मिली, लेकिन बाकी को नहीं। एनआईए की चार्जशीट के 1.5 साल के भीतर सबको जमानत मिल जाती है। 2018 दिसंबर में इस मामले में ट्रायल शुरू होती है। अप्रैल 2025 में पूरी होती है। 31 जुलाई को फैसला आता है। 2008 में मालेगांव में धमाका होता है। 6 लोग मारे जाते हैं, 95 घायल होते हैं। 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेनों में धमाका होता है। 189 लोग मारे जाते हैं, 800 से अधिक घायल होते हैं। इन दोनों फैसलों को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। पता चलेगा कि जांच के नाम पर एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसियों ने क्या किया। मुंबई बम धमाके के मामले में बेकसूर को फांसी तक पहुंचाने के लिए 12 लोगों को टॉर्चर किया गया। झूठे सबूत गढ़े गए। जो गवाह लाए गए उनकी पोल खुल गई कि ये सभी दूसरे मामलों में भी आरोपी थे। हमने आपको 21 और 24 जुलाई के वीडियो में यह सब बताया है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भगवा आतंक कहने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की, लेकिन वे अपनी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को कैसे भूल गए? उन्हें लाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आरके सिंह यूपीए सरकार में गृह सचिव थे। उन्हें भी निशाना बनाया गया था तब कि भगवा आतंकवाद उनका दिया शब्द है, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया, खंडन किया। तब कहा था भगवा आतंकवाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गढ़ा। इस पर बहुत बहस हुई। बीजेपी ने कई आरोप लगाए। तब शिंदे ने बयान देने के 1 महीने बाद माफी भी मांग ली थी। जब माफी मांगी जा चुकी है, तब रविशंकर प्रसाद कितनी बार माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं माफी मांगते कि आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया, कोर्ट ने उन्हें बलात्कार के मामले में सजा दी है। लेकिन जनवरी 2013 में आरके सिंह ने बतौर गृह सचिव यह जरूर कहा
कि इस बात के साक्ष्य जरूर हैं कि धमाका करने वालों के तार आरएसएस से जुड़े हैं। जांच के दौरान हमने पाया कि 10 लोगों के संबंध कभी न कभी आरएसएस से रहे। उस समय कई जगह उनका यह बयान छपा है। 2013 की हेडलाइनें इन्हीं के नाम से बनी हैं कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, दरगाह शरीफ में जो धमाके हुए उनमें शामिल 10 लोगों के संबंध आरएसएस से रहे। कुछ ही समय बाद आरके सिंह बीजेपी में आ जाते हैं, आरा से बीजेपी के सांसद बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। जब बीजेपी में आ गए तब आरके सिंह ने कहा, बीजेपी और संघ के जुड़े संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करते, उनके लिए कितना आसान है बयान देना, बयान से पलट जाना। आरके सिंह संघ का नाम लेकर संघ को क्लीन चिट देकर सांसद मंत्री बन गए, लेकिन रविशंकर प्रसाद माफी मांग रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। अगर आरके सिंह आज कांग्रेस में होते तब रविशंकर प्रसाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उनका नाम भूल जाते? राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. बीजेपी माफी मांग रही है, लेकिन क्या वह इसकी जवाबदेही ले रही है कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए किसने माफी मांगी? आज तक पता नहीं चला कौन जिम्मेदार है। पहलगाम में आतंकी कैसे आ गए, किसकी जवाबदेही है? जबकि नवंबर 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। उनके बाद अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री बनाए गए, जो इस समय बीजेपी में आ गए हैं। उस समय के केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह 7 साल केंद्रीय मंत्री रहे मोदी सरकार में, बीजेपी से सांसद बने। बीजेपी माफी मांग रही है सोनिया गांधी से, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से क्यों नहीं माफी मांग रही है या सवाल पूछ रही है, जो अब उसकी ही पार्टी में है? अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। क्या रविशंकर प्रसाद या बीजेपी का कोई नेता तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था जब इसी मालेगांव केस में आसिफ खान और मोहम्मद अली शेख को बरी किया गया और कहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? इन दोनों को क्यों बरी किया गया? एक ही आदमी झूठ के आधार पर 2 धमाकों में आरोपी बनाया जाता है और साबित नहीं हो पाता है। 19 साल 12 बेकसूर लोगों को जेल में रखा गया। झूठ के आधार पर 44,000 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई। उससे किसी का दिल क्यों नहीं पिघला? 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस 19 साल में 11 साल किसकी थी? बीजेपी की। कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि अत्याचार कर बयान